स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है न स्वयं विक्षुब्ध हों, न औरों को विक्षुब्ध करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब से कोई 40 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में एक ऐसी घटना प्रकाश में आई जिसने एक प्रकार से तहलका ही मचा दिया। पोर्ट्स साउथ रोड इशर कस्बे के पास गुजरती है। इन घने जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं होने लगीं कि कोई मोटर उधर से गुजरती तो बंदूक की गोली की तरह सनसनाती हुई चीज आती और मोटर के शीशे, छत या दरवाजे से टकराकर उसमें छेद कर देती। छेद 1 इंच का इतना साफ, सीधा, गोल और व्यवस्थित होता मानो किसी बहुत होशियार मिस्त्री ने सधी परखी हुई मशीन से किया है। अन्यथा कांच भी किसी चीज की टक्कर से टूट सकता है, उसके टुकड़े बिखर सकते हैं, पर चिकने किनारे वाला सही छेद होना तो सचमुच एक बड़े अचंभे की बात है। घटनाएं लगातार होने लगीं। उधर से गुजरने वाली मोटरों को उस दुर्घटना का अक्सर सामना करना पड़ता। मोटर रुकती, आसपास का क्षेत्र खोजा छाना जाता, पर आक्रमण कहां से होता है, कौन करता है, इसका कुछ भी पता न चलता। पुलिस ने भारी माथापच्ची की, पर कुछ पता न चला। गुप्तचर विभाग के स्कॉटलैंड यार्ड ने आहत मोटरों को वैज्ञानिक जांच के लिए प्रस्तुत किया, पर वहां भी सुराग न मिला। इशर कस्बे की नगर पालिका ने तो पुलिस के खिलाफ एक प्रस्ताव ही पास कर डाला कि वह इस क्षेत्र को आतंकित करने वाली इन वारदातों को न रोक पाती है, न खोज करती है। पुलिस वाले लाचार थे, कुछ समझ ही काम नहीं करती थी कि किस आधार पर खोज आगे बढ़ाई जाए। कितने ही पत्रकार वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उधर पहुंचे। मोटरों पर अदृश्य आक्रमण होने, केवल शीशे टूटने, गोल और सही छेद होने, कोई जनहानि न होने, मोटर के इंजनों को कोई आघात न लगने की बात एक साथ मन बिठाने से ऐसा चित्र बन जाता था जिसका हल सूझ ही न पड़े। सुरक्षा के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। घटनाएं रुक नहीं रही थीं। कौतूहल और आतंक बढ़ने से उस क्षेत्र का आवागमन रुकने भी लगा था और हर तरह परेशानी अनुभव की जा रही थी। कोई कहते थे कि इस घने जंगल में कोई मृत्यु किरण जैसा परीक्षण हो रहा है और वे किरण छिटककर ऐसा छेद करती हैं। इन किंवदंतियों का विज्ञान विभाग ने स्पष्ट खंडन किया। फिर कारण क्या हो सकता है? यह रहस्य अभी भी जहां का तहां बना हुआ है। कुछ समय बाद दुर्घटनाएं बंद हो गईं, पर गुप्तचर विभाग के खोज कार्यों में वह तथ्य अभी भी जहां का तहां मौजूद है। परोक्ष जीवन और अदृश्य जगत पर विश्वास करने वाले इस घटनाक्रम का संबंध 2 भूतकालीन तथ्यों के साथ जोड़ते हैं। इनमें से एक तथ्य यह है कि यह क्लेयरमाउंट स्टेट पहले एक जागीरदार ड्यूक ऑफ न्यू काउंसिल के पास थी। उसने इस क्षेत्र में एक सुंदर झील बनवाई। विलियम केंट नामक ठेकेदार ने इसे बहुत दिलचस्पी और खूबसूरती के साथ बनवाया। तैयार हो गई तो ड्यूक ने उसका पैसा दबा लिया और अपने नौकरों से उसे उसी झील में फिकवा दिया। बेचारा किसी प्रकार निकल तो आया, पर 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुना जाता है कि उसकी क्षुब्ध आत्मा को मोटर स्वामी ड्यूक के प्रति द्वेष अभी भी विद्यमान होगा और वह ड्यूक के साथ साथ मोटरों से भी घृणा करने लगी होगी और अब ड्यूक के न रहने पर उन्हीं से बदला लेती होगी। दूसरी एक और घटना भी इस स्टेट से संबंधित है और उस आधार पर भी उद्विग्न मृतात्मा द्वारा इस प्रकार के उपद्रव की बात सोची जाती है। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हिंदुस्तान गया। वहां उसने छल बल से जहां अंग्रेजी राज्य बढ़ाया, वहां अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधन भी खूब किया। वह करोड़ों रुपए की पूंजी बनाकर ले गया और जागीरी शान से रहने के लिए उसने क्लेयरमाउंट का इलाका खरीद लिया।
नवाबी ठाठ और वैसी ही विलासिता के साथ वहां रहने लगा। इंग्लैंड भर में उसके दुष्ट दुराचरण की चर्चा थी। हर कोई उससे घृणा करता था। कहीं उसे न सम्मान मिलता था, न स्वागत और न सहयोग। इस जंगल में महल बनाकर वह बहुत से खानसामा, रसोइया, नौकर, वेश्याएं साथ लेकर रहा करता था। किसी को वह सुहाता न था, न उसे कोई। सुनसान जंगलों में मरघट के प्रेत की तरह विचरण करके वह अपना जी बहलाता था। अपने पुराने कुकृत्यों की याद करके वह जीवन के अंतिम दिनों में अर्ध विक्षिप्त की तरह रहने लगा था। खूंखारों जैसी इसकी प्रकृति हो गई थी। मोटरों की आवाज उसे बहुत ही नापसंद थी। उसने एक दिन सनक में आकर पास वाली सड़क को बंद करा दिया और मोटरों के लिए 12 मील दूर रास्ता बना दिया, ताकि उसके कान में उसकी द्वेष केंद्र मोटर की न आवाज आए न उसकी सूरत दिखे। क्लाइव भारत में किए गए अपने द्वारा कुकर्मों की लंबी गाथा पृष्ठ खोलता। कोई दूसरा सुनने वाला न होता तो अपने आप से के ही बातें करता। एक दिन इसी असह्य मानसिक तड़पन में आत्महत्या कर ली और घिनौने कुत्ते की तरह ऐसे ही उधर कहीं दफना दिया गया। क्लाइव की आत्मा संभव है अपना मोटर द्वेष अभी भी धारण किए हुए हो, और संभव है इसी क्षेत्र में उनका आवागमन उसे सहन न होता हो तथा आक्रमण का ऐसा अनोखा शस्त्र उसी के द्वारा प्रयुक्त किया जाता हो। मरने के बाद मनुष्य की काया ही नष्ट होती है। अंतःकरण चतुष्टय मरने के बाद भी यथावत बना रहता है। यदि मन आत्मग्लानि, आक्रोश आदि भावों से भरा रहे तो उससे न केवल इस जीवन में भी वह मनःस्थिति बहुत अंशों में ज्यों की त्यों बनी रहती है, वरन विश्राम के लिए मिले हुए उस अवकाश में भी प्राणी को चैन नहीं लेने देती। इस तथ्य पर उपरोक्त घटनाओं से प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार का यही एक प्रमाण नहीं, वरन समय समय पर ऐसी ही अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं, पर इन्हें महत्व नहीं मिलता। उपहास और अविश्वास के गर्त में वे घटनाएं भी उपेक्षित हो जाती हैं जो वस्तुतः बहुत प्रामाणिक थीं। यदि उनका गहराई से विश्लेषण होता तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता था। उपरोक्त ईशर के कस्बे के समीप वाले जंगल की घटना को इसलिए महत्व मिला कि पुलिस, पत्रकार आदि लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली। यदि वे लोग उस खोजबीन में भाग न लेते तो मोटर वालों की ही सनक या शरारत कहकर उसे उपेक्षित कर दिया गया होता। यह ठीक है कि कितनी ही मनगढ़ंत ऊल जुलूल बातें भी होती रहती हैं, पर उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी खोजबीन करने से उन तथ्यों पर प्रकाश पड़ सकता है जो अभी तक एक प्रकार से अपूर्ण, उपेक्षित और अविश्वस्त ही बने हुए हैं। इस घटना में ठेकेदार की आत्मा का प्रकोप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार का क्षोभ प्रायः एक तक ही सीमित रहता है। दूसरी बात यह है कि अन्याय पीड़ित व्यक्ति की अंतरात्मा कलुषित नहीं होती, इसलिए वह उग्र स्तर के ऐसे विग्रह नहीं करती जो अन्य निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाए। जिसका जीवन स्वयं में कलुषित रहा हो, जिसने अनेकों को कष्ट पहुंचाने में रस लिया हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनों के साथ ही अनाचार विश्वासघात किया हो, ऐसे ही लोगों की आत्माएं इतनी हिंस्र हो सकती हैं जो अनायास लोगों को कष्ट पहुंचाकर अपनी पूर्व आकांक्षाओं की तृप्ति करें। इस दृष्टि से क्लाइव की आत्मा के द्वारा यह उपद्रव होता हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। घटना इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि एक शरीर छोड़ने और दूसरा प्राप्त करने के मध्यांतर में आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करके अंतरिक्ष में विचरण करना पड़ता है। यह इसलिए भी होता होगा कि शरीर रहते किए हुए दुष्कृत्यों के परिणामों को वह अधिक विस्तार पूर्वक देख समझ सके और भविष्य के लिए उस अवांछनीय नीति की अनुपयुक्तता को स्वीकार कर सके। दूसरा तथ्य यह प्रकट होता है कि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल असमर्थ नहीं हो जाता, उसमें न केवल भावनात्मक क्षमता रहती है वरन भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने जैसी सामर्थ्य भी रहती है।
यदि ऐसा न होता तो मोटर के शीशों में ठीक गोल छेद करना कैसे बन पड़ता। उस क्षमता को प्रेत जीवन में भी भले और बुरे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करके पुण्य और पाप की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मरणोत्तर जीवन में संस्कार क्षेत्र प्रौढ़ रहता है, विचार तंत्र सो जाता है। जिस प्रकार के विचारों और कार्यों में मनुष्य जीवन भरा रहता है, वही अंतः चेतना मरणोत्तर स्थिति में प्रबल रहती है और अनायास ही उसी स्तर की गतिविधियों का क्रम चलता रहता है। मरणोत्तर जीवन शांत, सुखी, परोपकारी स्थिति का रहे, इसके लिए इसी जन्म में तैयारी करनी पड़ती है। उच्च विचार और शुद्ध जीवन रखकर जहाँ इहलौकिक जीवन सराहनीय और सम्मानित स्तर का रखा जा सकता है, वहाँ उसका परिणाम मरणोत्तर काल में देवोपम हो सकता है। दुष्ट और दुरात्म जीवन क्रम न इस लोक में सराहा जाता है, न परलोक में शांति मिलने देता है। विक्षुब्ध दुष्कर्म निरत लोग न इस लोक में शांति पाते हैं और न ही परलोक में। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।